गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, ऑडियो आ रहा है प्रॉपर? ऑडियो आ रहा है प्रॉपर? कहाँ तक हो गया था? टाइप्स ऑफ सेल वॉल की बात चल रही थी। हमने लास्ट क्लास में सेल वॉल स्टार्ट किया था और सेल वॉल के टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। बच्चों, अगर प्लांट उस प्लांट के अंदर टाइप्स ऑफ सेल वॉल देखें तो 3 टाइप की सेल वॉल देखने को मिलती है। जो प्लांट की लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम सेल वॉल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, उस प्राइमरी सेल वॉल के बाद में जो सेकंड नंबर पे सेल वॉल फॉर्म होती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के अंदर एक मेजर डिफरेंस रहता है कि प्राइमरी वॉल सिंगल लेड होती है लेकिन सेकेंडरी वॉल मल्टी लेड होती है। जब मल्टी लेड होती है तो इसकी बच्चे नेमिंग की गई, उस नेमिंग के अंदर बोला गया S1 S2 S3 S4, यानी सेकेंडरी और सेकेंडरी का फर्स्ट अल्फाबेट लिया गया और उस अल्फाबेट को लेके S1 S2 S3 बोला गया। जब भी हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग की जाएगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्यों की जाएगी आउटसाइड टू इनसाइड? क्योंकि जो भी सेल वॉल फॉर्म होती है वो कहाँ जाती है? आउटसाइड, और उसके इनसाइड न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है। फिर हम बात कर रहे थे कि एक सेल वॉल और होती है जो थर्ड नंबर पे फॉर्म होती है, उसको बोला जाता है बच्चों टर्सरी सेल वॉल। ये टर्सरी सेल वॉल सभी प्लांट्स के अंदर नहीं मिलती है, ये प्लांट्स के एक ग्रुप के अंदर मिलती है, उस ग्रुप का नाम है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म की भी सभी सेल्स के अंदर नहीं मिलती है। जिम्नोस्पर्म के जो ट्रेकिड्स होते हैं उन ट्रेकिड्स की वॉल में देखेंगे तो आप लोगों को टर्सरी वॉल देखने को मिलेगी। जब हम बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करके भी कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, उनको एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं, इधर ही ध्यान रखना है। जब हम प्राइमरी वॉल को देखें तो प्राइमरी वॉल बच्चों सिंगल लेड होती है, सेकेंडरी वॉल है वो मल्टी लेड होगी, और टर्सरी वॉल है वो भी सिंगल लेड होती है। जब हम प्राइमरी वॉल की थिकनेस देखेंगे तो सेकेंडरी वॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थिन होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल बहुत ज्यादा थिक होगी। लेकिन जो टर्सरी वॉल है वो रहती है बच्चे थिन। अगर नेचर देखी जाए तो प्राइमरी वॉल के अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहती है, सेकेंडरी वॉल के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है, सेकेंडरी वॉल हार्ड और रिजिड होती है। और जो टर्सरी वॉल है उसके अंदर भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। अगर बच्चों और देखें तो प्राइमरी वॉल के अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिन वॉल के अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी रहती है वो ओनली कौन सी है? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अलावा कोई सी भी वॉल है जिसके अंदर हम देखेंगे तो बच्चों ग्रोथ की कैपेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर हम कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट के अंदर प्राइमरी वॉल है, उस प्राइमरी वॉल के अंदर मिलेगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सेकेंडरी वॉल के अंदर भी आपको मिलेगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। लेकिन टर्सरी वॉल के अंदर मिलता है हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलेन। जाइलेन भी एक क्या है? पॉलीसेकेराइड।
जब हम बच्चों तीनों वॉल के अंदर कॉमन कंपोनेंट देखेंगे तो कॉमन कंपोनेंट अपने सामने निकल के आएगा, वो है हेमीसेलुलोज। क्या है? हेमीसेलुलोज। तो तीनों सेल वॉल के अंदर जो कॉमन कंपोनेंट रहेगा वो कौन सा होगा? हेमीसेलुलोज। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट ये निकल के आता है सामने कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल के कंपोनेंट सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है। अगर हम प्राइमरी वॉल के अंदर देखेंगे तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन मिलेगा, और सेकेंडरी वॉल के अंदर भी बच्चों यही कंपोनेंट मिलेंगे। लेकिन प्राइमरी वॉल इलास्टिक होती है लेकिन सेकेंडरी वॉल होती है वो हार्ड और रिजिड होती है। ऐसा क्यों? अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। जब हम बच्चों प्राइमरी वॉल के अंदर देखेंगे तो प्राइमरी वॉल के अंदर कंपोनेंट्स लूजली अरेंज रहते। जब लूजली अरेंज रहेंगे तो प्राइमरी वॉल रहेगी इलास्टिक। लेकिन सेकेंडरी वॉल के अंदर जो कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज रहते। अगर कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो सेकेंडरी वॉल की नेचर हो जाएगी हार्ड और रिजिड। यहां तक बात हो चुकी थी। अब बात आती है कि प्राइमरी वॉल कब मिलती है, सेकेंडरी वॉल कब मिलती है। जब बच्चों प्लांट उस प्लांट की बॉडी के अंदर सेल्स की बात करें तो एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती है जिसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। मेरिस्टेमेटिक सेल कुछ ही रीजन के ऊपर मिलती है, प्लांट के एवरी पार्ट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं मिलती है। ध्यान से सुनते जाना पॉइंट। अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल का रीजन देखें और बच्चों मेजर रीजन देखें तो हम बोल सकते हैं कि रूट टिप एंड शूट टिप। जब बच्चों रूट और शूट टिप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल मिलती है तो उन मेरिस्टेमेटिक सेल का फंक्शन क्या होता है? कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का। मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूस सेल डिवीजन करती जाती है। उनके पास में सेल डिवीजन के अलावा और कोई फंक्शन नहीं होगा। कंटिन्यूस सेल डिवाइड होती जाती है, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उनके अंदर ओनली आपको प्राइमरी वॉल मिलेगी, सेकेंडरी वॉल कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब भी डिवीजन करना है तो एक से दो सेल बनानी है, और एक से दो सेल बनानी है तो बच्चे हार्ड अगर सेल रहेगी तो वन से टू सेल हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडरी वॉल है वो हार्ड और रिजिड होती है। अगर सेकेंडरी वॉल हार्ड और रिजिड होगी तो सेकेंडरी वॉल जब भी फॉर्म हो जाएगी तो उसके बाद में सेल डिवीजन बच्चों रुक जाएगा। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर इनिशियली जो सेल फॉर्म होती है उसके अंदर ओनली प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल रखने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये धीरे धीरे बच्चों मेच्योर होती है। मेच्योर क्यों बनाना होता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल इमेच्योर सेल होती है। इमेच्योर सेल से कभी भी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इन इमेच्योर सेल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा परमानेंट सेल के अंदर। और जब परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट करते हैं मेच्योर सेल को तो प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। जब भी डिफरेंशिएशन होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है सेल। अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को परमानेंट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन टाइम में सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। और आप सभी जानते हो सेकेंडरी वॉल है वो सेकेंडरी वॉल मल्टीलेयर्ड है, और जब मल्टीलेयर्ड है तो मेनी लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। और जब मेनी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है तो प्राइमरी वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट होने लगता है, क्योंकि प्राइमरी वॉल के इनसाइड फॉर्म होती है सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल की एक के बाद एक लेयर फॉर्म होगी। जब एक के बाद एक लेयर फॉर्म होगी तो प्राइमरी वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट होने लगेगा और प्राइमरी वॉल बच्चों टूट जाएगी। जब प्राइमरी वॉल टूटने लगती है तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिमिनिशेज ऑफ प्राइमरी वॉल। क्या बोला जाता है? डिमिनिशेज ऑफ प्राइमरी वॉल। अपनी एनसीईआरटी डिमिनिशेज ऑफ प्राइमरी वॉल बोल रही है। और डिमिनिशेज ऑफ प्राइमरी वॉल कब होता है? एट द टाइम ऑफ मेच्यूरेशन। मेच्यूरेशन के टाइम में, या फिर बोलूं इमेच्योर सेल से परमानेंट सेल फॉर्म होती है उस टाइम डिमिनिशेज ऑफ प्राइमरी वॉल होता है। और ये डिमिनिशेज ऑफ प्राइमरी वॉल का रीजन क्या है? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जब भी फॉर्म होगी तो मल्टीलेड फॉर्म में होगी, और ये बच्चों प्राइमरी वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगी, और प्रेशर जनरेट करेगी तो ये टूट जाएगी। और टूटने लगती है तो इस टर्म को बोला जाता है डिमिनिशेज ऑफ प्राइमरी वॉल। तो अब आपसे पूछा जाए क्या मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर प्राइमरी वॉल मिलती है? यस। लेकिन क्या मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल मिलती है? मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर कभी भी सेकेंडरी वॉल नहीं मिलेगी, ना ही बच्चों टर्शियरी वॉल मिलेगी। ओनली कौन सी मिलेगी? प्राइमरी वॉल। और आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि जिस वॉल के अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है वो ओनली ओनली कौन सी है? प्राइमरी वॉल। ठीक है जी। हेलो। तो अब आपसे पूछा जाए
क्या परमानेंट सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल होती है? अरे क्या परमानेंट सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल होगी? परमानेंट सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल भी हो सकती है। इनिशियल स्टेज के अंदर प्राइमरी वॉल हो सकती है। जब बच्चों एंड स्टेज के अंदर जाएंगे तो तब तो आप लोगों को प्राइमरी वॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइमरी वॉल का हो जाएगा डिमिनिशेज। ठीक है जी। बच्चों टर्सरी वॉल की बात करें तो टर्सरी वॉल एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं मिलती है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक लार्जेस्ट ग्रुप है। और बच्चों एंजियोस्पर्म से पहले एक ग्रुप आया था जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की भी सभी सेल्स के अंदर टर्सरी वॉल नहीं मिलती है। ट्रेकिड्स के अंदर आप लोगों को टर्सरी वॉल मिलेगी। टर्सरी वॉल है वो इलास्टिक होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती आप सभी अच्छे से जानते हो। टर्सरी वॉल के अराउंड क्या बन गई है? सेकेंडरी वॉल। अगर सेकेंडरी वॉल बन गई है तो ये सेकेंडरी वॉल इसको ग्रोथ नहीं करने देगा, मतलब टर्सरी वॉल ग्रोथ के लिए कैपेबल नहीं होगी। अरे ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या प्राइमरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल सभी सेल्स के अंदर मिलती है? नहीं। किसके अंदर मिलेगी? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या सेकेंडरी वॉल सभी परमानेंट सेल के अंदर मिलेगी? सभी सेकेंडरी वॉल सभी परमानेंट सेल के अंदर मिलती है, ध्यान रखना है। जब आप आगे जाओगे तो बच्चों परमानेंट सेल को वापस आप डिवीजन के लिए भी रीगेन करवाओगे, उनके अंदर डिवीजन भी रीगेन करवाओगे। जब भी एक बार परमानेंट सेल बन जाती है तो वो डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुकी होती है। लेकिन प्लांट बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन हो जाती है। जब डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन होती है तो प्रोसेस को बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। लेकिन बच्चों सभी प्लांट सेल के अंदर डी डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी नहीं होती। जिन प्लांट सेल के अंदर डी डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी होती है उनके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम फॉर्म होते हैं। वो सेकेंडरी वॉल को सबसे पहले डिजोल्व करते हैं, फिर प्राइमरी वॉल फॉर्म होती है और फिर से उसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन हो जाती है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उनके अंदर क्या मिलेगी? प्राइमरी वॉल। जिसके अंदर प्राइमरी वॉल मिलेगी उसी के अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी होगी। जिसके अंदर प्राइमरी वॉल नहीं होगी उसके अंदर ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैसे तो फॉर्म तो होती होगी। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल और सेल वॉल के कंपोनेंट क्या क्या है? सेल वॉल के कंपोनेंट है उसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन है। जैसे हम मकान बनाते हैं और मकान की छत डालते हैं, सेम टू सेम वैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले हम बच्चों छत डालने के बारे में बात करते हैं। जब भी छत बनाई जाती है तो सबसे पहले आयरन की रोड को अरेंज करके एक स्केलेटन बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आयरन की रोड को अरेंज करके स्केलेटन बनाते हैं। तो यहां पर भी बच्चों कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको अरेंज करके स्केलेटन बनाएंगे। जब स्केलेटन बना दिया जाता है तो फिर उस स्केलेटन के बीच के अंदर स्पेस होता है, उस स्पेस को भी फिल करना जरूरी होता है। अगर स्पेस को फिल नहीं किया तो कंप्लीट छत नहीं बनेगी। आप सभी ने ऐसे भी देखा होगा कि जो स्पेस रहता है आयरन रोड के बिटवीन, क्या उसके अंदर आयरन भर दिया जाता है? नहीं। कई लोग बोल रहे हैं यस सर। आयरन भर के आप परमानेंट छत बनाना चाहते हो कि कभी भी नहीं टूटे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चों आयरन रोड के बिटवीन स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर सीमेंट और कंक्रीट भरा जाता है। सेम टू सेम यहां पर भी जो स्केलेटन और स्केलेटन के बिटवीन जो स्पेस रहेगा उस स्पेस के अंदर मटेरियल को फिल किया जाएगा। अब जब फॉर्मेशन करेंगे तो टू टाइप के कंपोनेंट यहां पर रहेंगे। एक तो बच्चों रहेगा सेल वॉल का स्केलेटन, क्या रहेगा? स्केलेटन। और जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। जब स्केलेटन की बात करें तो इस स्केलेटन को नाम दिया जाता है माइक्रोफाइब्रिल। क्या बोला जाता है? माइक्रोफाइब्रिल, या फिर बोलते हैं बच्चे मैक्रोफाइब्रिल। ये माइक्रोफाइब्रिल और मैक्रोफाइब्रिल है, ये है सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज है वो सेलुलोज स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। कैसे स्केलेटन बनता है? सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और अरेंज होके बच्चों रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रोड। अब इन रोड्स को हम अरेंज कर देंगे और जब रोड्स को अरेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्केलेटन। ये सभी रोड्स हैं। ये रोड किसकी बनी हुई है? आंसर देंगे जरा। किसकी बनी हुई है बच्चे? सेलुलोज की।
और सेलुलोज का कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, मेनी मॉलिक्यूल्स है, और मेनी मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे हैं तो क्या बन रही है, रॉड। इन रॉड्स को अरेंज किया तो क्या बन गया है, स्केलेटन। अब इस स्केलेटन के बिटवीन क्या स्पेस प्रेजेंट है, अरे बोलो, क्या इस स्केलेटन के बिटवीन स्पेस प्रेजेंट है? इस स्पेस के अंदर बच्चों हम फिल कर देंगे मैट्रिक्स को। किसको फिल कर देंगे, मैट्रिक्स को। जब मैट्रिक्स को फिल करेंगे तो आप बोलोगे मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? मैट्रिक्स के अंदर आता है बच्चे हेमीसेलुलोज। क्या आएगा, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज के अलावा और क्या बचा हुआ है, पेक्टिन। पेक्टिन के अलावा और क्या बचा हुआ है, प्रोटीन। ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चे, मैट्रिक्स में। जब मैट्रिक्स फिल कर देंगे तो कंप्लीट सेल वॉल बनके तैयार हो जाएगी। अब जरा ध्यान से सुने, हमने डिस्कशन किया था कि प्राइमरी वॉल इलास्टिक होती है और सेकेंडरी वॉल हार्ड होती है। हमने बोला था अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। ये अगर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये लूजली अरेंज रहेंगे तो सेल वॉल रहेगी इलास्टिक, और अगर ये मैट्रिक्स मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे तो सेल वॉल रहेगी हार्ड। अगर बच्चों सेकेंडरी वॉल के अंदर देखेंगे तो सेकेंडरी वॉल के अंदर ये कंपोनेंट टाइटली अरेंज रहेंगे। अगर टाइटली अरेंज रहेंगे तो सेकेंडरी वॉल की नेचर रहेगी हार्ड और रिजिड। आपसे पूछा जाए कि स्केलेटन और स्केलेटन का फॉर्मेशन कौन सा कंपाउंड करता है, सेलुलोज। अरे क्या, सेलुलोज। जब आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स कंपोनेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, याद रहेगा। अब मुझे आप ये बताइए, विदाउट स्केलेटन क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन हो सकता है? इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल वॉल और सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज ही बच्चों सेल वॉल का स्केलेटन फॉर्म करता है। अरे ठीक है। अब देखिए, हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन मिलता है। लेकिन बच्चों इनका फॉर्मेशन कहां पे होता है? कहीं ना कहीं फॉर्मेशन तो होता होगा, फॉर्मेशन तो होता होगा, ये सिंथेसाइज होते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ते आते हैं और सेल वॉल के ऊपर चिपकते जाते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन करते जाते हैं। जो ये कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स का सिंथेसिस सेल ही करती है। कौन करेगी, सेल। अब सेल के अंदर कहां पे इन कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, इनके बारे में भी पॉइंट समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। समझ में तो आ रहा आपको? सेलुलोज, कौन सा है, सेलुलोज। सेलुलोज और सेलुलोज का सिंथेसिस सेल के अंदर होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग कवरिंग होती है, ध्यान से सुनना पॉइंट। सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग कवरिंग होती है, और आप जानते हो लिविंग कवरिंग है तो बच्चों उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होगी। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन रन हो रही है तो उसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल का फॉर्मेशन करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उस एंजाइम का नाम है सेलुलोज सिंथेज। क्या नाम है, सेलुलोज सिंथेज। और ये सेलुलोज सिंथेज प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज का सिंथेसिस करती है। तो आपसे पूछा जाए सेलुलोज और सेलुलोज का सिंथेसिस कहां पे होता है, सेल वॉल के लिए। किसके लिए, सेल वॉल के लिए। तो सेल वॉल के लिए सेलुलोज सिंथेसाइज कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। कैसे होता है, आप जानते हो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी एक सेल की बाउंड्री है, और सेल मेम्ब्रेन के अराउंड क्या प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल। सेलुलोज सिंथेसाइज होगा, सेलुलोज को बच्चों बाहर की तरफ रिलीज किया जाएगा, सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, स्केलेटन। ठीक है जी। यानी सेल के अराउंड, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड हमने क्या बना दिया है, स्केलेटन। वो स्केलेटन किसकी हेल्प से बनाया है, सेलुलोज। अब अगर स्केलेटन बन गया है तो अब क्या करना है, मैट्रिक्स को अरेंज करना है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या आता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। यस और नो बच्चों,
कई बार हम देखेंगे तो लिग्निन का डिपोजिशन भी मिलता है सेल वॉल पे। लिग्निन का डिपोजिशन करवा के सेल और सेल से स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करवाए जाते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे एनाटॉमी, वहां पे लिग्निन का भी डिस्कशन किया जाएगा। लिग्निन जब भी डिपॉजिट हो जाता है सेल वॉल के ऊपर, सेल और सेल को बना देता है ये बच्चे डेड। क्यों? क्योंकि लिग्निन जब भी डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर आगे मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। अगर सेल के साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो सेल की हो जाएगी डेथ। तो फिर आप बोलोगे लिग्निन का इंपॉर्टेंस क्या है? बच्चों, जाइलम से वाटर का ट्रांसलोकेशन करवाया जाता है, और जब जाइलम से वाटर का ट्रांसलोकेशन करवाया जाता है तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करवाया जाता है। यानी रूट टू लीफ हम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, और अगर चारों तरफ पोर रहेंगे तो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, जो जाइलम और जाइलम की सेल्स है उन सेल्स की वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन कर देते हैं। जब लिग्निन का डिपोजिशन कर देते हैं तो एक डायरेक्शन के अंदर वाटर का ट्रांसलोकेशन हो पाता है। तो सेल से स्पेशल फंक्शन करवाने के लिए लिग्निन का डिपोजिशन करवाया जाता है, और ये लिग्निन भी बच्चों होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन कौन सिंथेसाइज करता है? सेल के साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनल होता है, उस सेल ऑर्गेनल का नाम है बच्चे गोल्जी बॉडी। क्या नाम है? गोल्जी बॉडी। और प्लांट गोल्जी बॉडी को बोला जाता है डिक्टियोसोम। क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। ये डिक्टियोसोम क्यों बोला जाता है, जब आपको गोल्जी बॉडी पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। अभी आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि प्लांट गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। और यह भी ध्यान रखना है कि हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन का सिंथेसिस कौन करता है? गोल्जी बॉडी। नंबर आता है बच्चों प्रोटीन का। प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर एक ही सेल ऑर्गेनल करता है, और उसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम और राइबोसोम बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, किसके लिए? सेल वॉल के लिए। तो सेल वॉल के लिए सेलुलोज सिंथेसाइज कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। हेमिसेलुलोज, पेक्टिन कौन सिंथेसाइज करता है? गोल्जी बॉडी। एंड बच्चे जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज कौन करेगा? राइबोसोम। ठीक है जी। जब प्लांट उस प्लांट के अंदर सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होगा तो आप जानते हो 1 से 2 सेल बनेगी जनरली। जब भी 1 से 2 सेल बनती है प्लांट बॉडी के अंदर, तो बच्चों प्लांट से उन प्लांट सेल के बिटवीन कुछ जंक्शन फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं? जंक्शन। अगर हम एनिमल सेल के अंदर देखेंगे तो मेनी टाइप के जंक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर आपको एक ही जंक्शन देखने को मिलेगा, और उस जंक्शन को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है स्टार्स बर्जर। स्टार्स बर्जर ने बच्चों प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में बताया था। और प्लाज्मोडेस्मेटा कैसे फॉर्म होता है, एक छोटी सी फोटो बना रहा हूं जल्दी से। आपके सामने प्लांट सेल कितनी बनाई गई है? 1 या 2? 2। जब बच्चों सेल डिवीजन होता है, पेन रखिए समझिए, जब सेल डिवीजन होता है तो 1 से 2 सेल बनाते हैं, और जब भी 1 से 2 सेल बनती है तो सेल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। प्लांट सेल के अंदर जब माइटोसिस होता है
तो पहले आप सभी जानते हो सेल डिवीजन के ड्यूरिंग न्यूक्लियस का डिवीजन किया जाता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया जाता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं तो प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब बच्चों साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं तो बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये तो क्लियर है बच्चों। जब साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल के अंदर तो एक मेथड से होता है और उस मेथड का नाम है सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड के अंदर सेल और सेल के बिटवीन एक प्लेट फॉर्म हो जाती है। वो प्लेट कैसे क्या फॉर्म होती है आगे आपको समझाया जाएगा डिटेल में, लेकिन आपको अभी ये ध्यान रखना है कि सेल के बिटवीन क्या फॉर्म होती है, प्लेट। और उस प्लेट को फॉर्म करने के लिए ईआर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है? ईआर। ईआर की फुल फॉर्म देखें तो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है, एक को बोला जाता है एसईआर और दूसरे को बोला जाता है आरईआर। एसीआर की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर की फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसीआर है, ये एसीआर बेसिकली बना होता है ट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूल से, और ट्यूब्यूल्स क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्यूब्यूल्स। बच्चों आरईआर बेसिकली बना होता है सिस्टर्नी से। किससे बना होता है? सिस्टर्नी से। सिस्टर्नी क्या होती है जब आप लोगों को ईआर पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करता हूं। जब सेल डिवीजन होता है और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्यूल्स भी सेल के मिड पार्ट में अरेंज होते हैं। जब ट्यूब्यूल्स ये सेल के मिड पार्ट में अरेंज होते हैं तो सेल प्लेट फॉर्म हो जाएगी, सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। तो उसके बाद में ईआर के कुछ ट्यूब्यूल्स दो सेल के बिटवीन फंस जाएंगे। जब टू सेल्स के बिटवीन बच्चों ईआर के ट्यूब्यूल्स फंस जाएंगे तो बनेगा प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये ईआर के ट्यूब्यूल्स हैं तो ट्यूब्यूल्स किसके अंदर होते हैं? आरईआर या एसीआर? एसीआर। तो ये एसीआर के ट्यूब्यूल्स हैं, और जो एसीआर के ट्यूब्यूल्स हैं इन ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है बच्चे डेस्मो ट्यूब्यूल्स। क्या बोला जाता है? डेस्मो ट्यूब्यूल्स। तो फेमस क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि जब प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म होते हैं तो प्लाज्मोडेस्मेटा के ड्यूरिंग डेस्मो ट्यूब्यूल्स किसके होते हैं? आरईआर के या एसीआर के? एसीआर के। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। किसके होते हैं? एसीआर के। बात आती है कि इन ट्यूब्यूल्स का टू सेल्स के बिटवीन फंसने से क्या फायदा होगा। जब भी बच्चों टू सेल्स के बिटवीन ये ट्यूब्यूल्स फंसेंगे तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाएगा। टू सेल्स के बिटवीन क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हाई अमाउंट के अंदर हो रहा है और इस सेल के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो इस ट्यूब्यूल के थ्रू बच्चों प्रोटीन इस सेल के साइटोप्लाज्म से अनदर सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा जब यहां पर देखेंगे तो आपको पोर्स भी नजर आ रहे हैं। क्या है बच्चे? पोर्स। ये जो पोर है इन पोर के थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होता है टू सेल के बिटवीन। अब जो ये पोर है उन पोर के थ्रू जब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होता है तो सेल ऑर्गेनल्स कभी भी वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफर नहीं होते। ओनली सेल के साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सकता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी है वो बच्चों वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा ये जो पोर है ये पोर नॉर्मल नहीं होते, ये सिलेक्शन करके फिर ही ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ऐसे नहीं है कि हर कोई से मटेरियल को वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसपोर्ट करवा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो पोर प्रेजेंट है ये कैसे है? सेलेक्टिवली या फिर सेमी सेलेक्टिवली। अरे कैसे होंगे? सेलेक्टिवली। अब बात आती है कि प्लाज्मोडेस्मेटा, इस प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन क्या ओनली बच्चों पोर से हो रहा है? नहीं, प्लाज्मोडेस्मेटा ओनली पोर से फॉर्म नहीं होते। पोर्स एंड ट्यूब्यूल्स जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। यानी इन पोर के थ्रू भी बच्चों वन साइटोप्लाज्म टू अनदर साइटोप्लाज्म मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है और इस ट्यूब के थ्रू भी वन साइटोप्लाज्म टू अनदर साइटोप्लाज्म मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मोडेस्मेटा का फंक्शन क्या है? क्या टू नेबरिंग प्लांट सेल्स को अटैच करना? कान के नीचे पड़ेगी सुबह सुबह एक एक है। टू नेबरिंग प्लांट सेल को अटैच करना फंक्शन है मिडल लेमिला का। टू नेबरिंग प्लांट सेल्स के बिटवीन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन करना किसका फंक्शन है? प्लाज्मोडेस्मेटा का। तो याद रखना है
प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या रहेगा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल। अरे ठीक है, और टू प्लांट सेल्स को आपस में अटैच करना है, वो किसका फंक्शन रहेगा? मिडल लेमेला। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्या बच्चों ये प्लाज्मोडेस्माटा रखना यूनिसेलुलर प्लांट्स का करेक्टर होगा? बोलो। कभी भी यूनिसेलुलर प्लांट्स का प्लाज्मोडेस्माटा रखना करेक्टर नहीं होगा। मल्टीसेलुलर प्लांट्स का करेक्टर होता है प्लाज्मोडेस्माटा रखना। यूनिसेलुलर प्लांट्स का कभी भी बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा रखना फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम कितनी सेल चाहिए? 2 सेल। अरे ठीक है, क्लियर है? आगे सेल वॉल की फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन की बात करें तो प्लांट सेल, उस प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? सेल वॉल। अगर आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है तो आप बताइए क्या सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करवाएगा? तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया बच्चे? प्रोवाइड टू शेप। सेल को शेप प्रोवाइड करेगा सेल वॉल। इसके अलावा सेकंड जो फंक्शन आता है वो फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम, मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही देता है, क्योंकि ये हार्ड और रिजिड रहेगा। अगर हार्ड और रिजिड होगा तो मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा सेल को। अगला है प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से। कैसे? बच्चों सेल वॉल के अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्मॉल स्मॉल पोर रहते हैं, लार्ज नहीं बताए थे, क्या बोले थे? स्मॉल। उन स्मॉल पोर के थ्रू बैक्टीरिया और फंगस प्लांट बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। अगर बैक्टीरिया और फंगस प्लांट बॉडी में एंटर नहीं कर पाते तो हम बोलेंगे कि सेल वॉल और सेल वॉल स्मॉल स्मॉल पोर रखती है। उन पोर के थ्रू जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो इन्फेक्शन एजेंट सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाते, मतलब ये प्रोटेक्शन दे रही है। क्या कर रही है बच्चे? प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन देती है किसे? इन्फेक्शन से। इसके अलावा अगला जो बच्चों यहां पर फंक्शन आता है वो फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अरे कौन सा है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन करवाने के लिए क्या फॉर्म करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। इसको बोला गया है टू सेल्स के बिटवीन इंटरेक्शन। टू सेल्स के बिटवीन क्या करवाता है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म होना। लास्ट एंड फाइनल जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सुनिए, नींद मत निकाल बेटा। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ध्यान से सुने, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स तो जानते होंगे। माइक्रोमोलिक्यूल किनको बोलेंगे? जो बड़े होंगे, छोटे छोटे होंगे। कितने छोटे छोटे? सर इतने से हैं? ऐसे बताओगे क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुबह सुबह सही बता दिया। क्या खा के आए आज? कुछ नहीं खा के आए, सही बात। जिनका मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डाल्टन होता है उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो। और मैक्रो जिनका मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है। यस और नो? पढ़ रखा है ना आपने? यहां पे बोला गया है कि सेल वॉल अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर प्रोवाइड करती है। तो क्या डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को जाने देगी? यस, डिजायरेबल को जाने देगी लेकिन अनडिजायरेबल को नहीं जाने देगी। फिर आप बोलोगे सर सेल वॉल तो डेड होती है। अगर डेड होती है तो वो कैसे आइडेंटिफाइड करती है? सेल वॉल तो परमिएबल होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को जाने देती है। तो फिर ये जो डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल है उसको तो जाने देती है लेकिन अनडिजायरेबल को बाहर ही रोक देती है। ऐसा क्यों? पोर की साइज, साइज है तो फिर भी बच्चे मैक्रोमोलिक्यूल जो डिजायरेबल है वो तो जा रहा है। पोर की साइज है वो तो सिलेक्शन तो कर ही नहीं सकती, प्रोटीन नहीं है। विदाउट प्रोटीन है वो प्रोटीन ही सिलेक्शन करती है। और सेल वॉल क्या है? डेड है। बताओ, सुनो क्वेश्चन क्या था ये पूछ रहे हैं अभी तो। ये सेल वॉल, सेल वॉल के यहां पर आउटसाइड में ये मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। और ये मैं बोल रहा हूं मैक्रोमोलिक्यूल है, ये डिजायरेबल है। अगर डिजायरेबल है तो क्या है? रिक्वायर्ड। यस और नो? ये सेल का साइटोप्लाज्म। जो भी सेल के इनसाइड रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए सेल आउटसाइड
एंजाइम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? एंजाइम। जब एंजाइम रिलीज करेगी और ये डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल है, तो इस डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को किया जाएगा ब्रेक। जब ब्रेक किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइक्रो में। अरे किसके अंदर? माइक्रो में। अगर माइक्रो में कन्वर्ट हो गया तो इसकी साइज क्या स्मॉल होगी? अरे बोलो। अगर स्मॉल हो गई है तो इजीली फिर सेल वॉल और सेल वॉल के थ्रू कहां चला जाएगा? साइटोप्लाज्म। लेकिन बच्चों यहां पर एक दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल भी है, वो मैक्रोमोलिक्यूल अनडिजायरेबल है। अगर ये अनडिजायरेबल है तो इसके लिए सेल के इनसाइड से कोई एंजाइम रिलीज नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में पड़ा रहेगा, तो सेल के इनसाइड नहीं जाएगा। अब आप मुझे बताइए, मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोक कौन रहा है? सेल वॉल। अरे कौन रोक रहा है? सेल वॉल। लेकिन डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल। डिजायरेबल तो मैक्रो से माइक्रो में कन्वर्ट होकर सेल के इनसाइड जा रहे हैं, लेकिन बच्चे मैक्रो जो अनडिजायरेबल है वो सेल के बाहर ही रुक पा रहे हैं। क्यों रुक पा रहे हैं? इसका रीजन क्या है कि सेल वॉल के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं और स्मॉल पोर के थ्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स अंदर नहीं जा सकते। क्लियर है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन के अंदर यही दिया जाता है। क्वेश्चन में याद रखना है कि सेल वॉल अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से क्या देगा? प्रोटेक्शन। और डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से उनको बच्चे अलाउ करेगा। अरे ठीक है। इसी के साथ सेल वॉल होता है कंप्लीट। क्विक रिवीजन, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। सेल वॉल डेड या लिविंग? सेल वॉल परमिएबल या सेमी परमिएबल? हाँ? सेल वॉल हार्ड और रिजिड? हार्ड और रिजिड दोनों ही होती है। यस और नो? इसके अलावा अगर हम बच्चे सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट क्या रहेंगे? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। एल्गी की सेल वॉल के कंपोनेंट सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट। यस और नो? बच्चों सेल वॉल के अंदर टाइप देखें तो क्या 3 टाइप की सेल वॉल होती है? क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? सेकेंडरी के अंदर क्या ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है? क्या ओनली प्राइमरी में होती है? प्राइमरी क्या इलास्टिक होती है? सेकेंडरी क्या हार्ड होती है? प्राइमरी क्या सिंगल लेड होती है? सेकेंडरी क्या मल्टी लेड होती है? क्या टर्सरी वॉल सभी प्लांट्स में मिलती है? क्या ओनली जिम्नोस्पर्म मिलती है? अगर हम कंपोनेंट्स में देखें तो बच्चे स्केलेटन का फॉर्मेशन कौन करता है और सेलुलोज का सिंथेसिस कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन क्या मैट्रिक्स है? अरे क्या मैट्रिक्स है? और इन मैट्रिक्स मटेरियल का सिंथेसिस क्या गोल्जी बॉडी करता है? क्या प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है? प्लाज्मोडेस्माटा रखना क्या एनिमल्स का करेक्टर है? प्लाज्मोडेस्माटा रखना कभी भी एनिमल्स का करेक्टर नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा रखना किसका करेक्टर है? प्लांट्स का। क्या प्लाज्मोडेस्माटा रखना यूनिसेलुलर प्लांट्स का करेक्टर है? किसका है? मल्टीसेलुलर प्लांट्स का। जब प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म होते हैं तो क्या टिब्यूल्स और फ्लोर फॉर्म होते हैं? ये टिब्यूल्स क्या आर के होते हैं? किसके होते हैं? एसईआर के। और इन ट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है डेस्मोड ट्यूब्यूल्स। तो क्या प्लाज्मोडेस्मेटा फंक्शन होता है टू नेबरिंग सेल के बिटवीन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन रखना। मिडल लेमिला का फंक्शन होता है क्या टू प्लांट सेल को अटैच रखना। मिडल लेमिला का मेन कंपोनेंट क्या मैग्नीशियम पेक्टेट होता है? क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट। क्या रहेगा? कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है। सेल वॉल और सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो क्या ये सेल को सेफ प्रोवाइड करता है? अरे बोलो। क्या ये बच्चे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है? क्या मैकेनिकल सपोर्ट देता है? क्या टू सेल्स के बिटवीन इंटरेक्शन करवाता है? क्या अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से प्रोटेक्शन देता है या डिजायरेबल? अनडिजायरेबल। यानी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है जी। आगे और नेक्स्ट जो बाउंड्री आती है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। समझ में तो आ रहा है ना आपको?
सेल मेम्ब्रेन, हाँ बोलो बेटा। सेमी परमिएबल क्यों नहीं होता है? वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, अपने बोलने पे डिपेंड नहीं करता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, वो सेल वॉल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करती है, तो परमिएबल बोलेंगे। वो थोड़ी रोक रही है, वो तो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को अपने आप रुक रहे हैं, क्योंकि उसकी पोर साइज कम है। माइक्रो को तो जाने दे रही है ना, माइक्रो क्या है, सोल्यूट ही तो है, सॉल्वेंट थोड़ी है बच्चे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, और जिसको बोला जाता है बायो मेम्ब्रेन। बायो मीन्स क्या है, लिविंग। और इसको बच्चों प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा लेमा। इधर ही ध्यान रहना चाहिए सभी का। सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बच्चों बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है। आपको याद होगा एक साइंटिस्ट ने बोला था कि एनिमल सेल के अराउंड थिन लेयर प्रेजेंट रहती। कौन से साइंटिस्ट थे, स्वान। कौन थे, स्वान। स्वान ने यह बोला था कि सेल और सेल के अराउंड एक थिन लेयर प्रेजेंट रहती है। उस थिन लेयर की स्टडी की गई, बाद में पता चला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन। कोई रिसेप्टर नहीं होते सेल वॉल में, थिन है। तो बच्चे क्या नॉर्मली, क्या इसकी स्टडी पॉसिबल है, नहीं। इतनी थिन है कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो इसकी स्टडी के लिए रिक्वायर्ड रहती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1950 में। जब 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद में ही बच्चे सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की अच्छे से स्टडी हो पाई। तो सेल मेम्ब्रेन की एक्चुअल डिस्कवरी कब हुई, बिफोर 1950 या आफ्टर 1950? आफ्टर 1950। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिन इन नेचर होती है, और अगर थिन है तो इसकी स्टडी के लिए रिक्वायर्ड रहती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बात आती है, क्या सेल मेम्ब्रेन डेड होती है, लिविंग होती है? लिविंग। लिविंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होती है। जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होती है, तो हम बोलेंगे क्या है, लिविंग। इसके अंदर मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करते रहते हैं। तो बच्चों बाउंड्रीज के अंदर जो लिविंग बाउंड्री है, वो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन। याद रहेगा। सेल मेम्ब्रेन के लिए, और अगर देखें तो सेल मेम्ब्रेन के लिए बोला जाता है कि यूनिवर्सल इन नेचर होती है। कैसी होती है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होती है। और यूनिवर्सल इन नेचर क्यों बोला गया है? क्योंकि बच्चों इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट हो। और यहां तक अगर हम देखेंगे तो कंपोनेंट भी मैक्सिमम होते हैं सिमिलर, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। तो एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है एक, वो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और जब आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आएगा, जब आप पढ़ोगे सेल बायोलॉजी तो वहां पर भी आएगा। क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, उनके अंदर कॉमन क्या प्रेजेंट रहता है? अभी तो आप बता रहे हो सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ऑप्शन थोड़े देता हूं, क्योंकि ऑप्शन का खेल है। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ राइबोसोम। बोलिए, अरे बोलिए, अब बोलो, सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम? राइबोसोम वाले कौन है? बोल तो रहे थे, अब हाथ खड़ा करने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन वाले भी ध्यान से। सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम? सेल मेम्ब्रेन। सर बहुत वाला ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। सेल मेम्ब्रेन करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम भी होता है, मैं भी बोल रहा हूं होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 70s राइबोसोम मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम डिफरेंट है, राइबोसोम तो है लेकिन टाइप्स ऑफ राइबोसोम डिफरेंट है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मैक्सिममली क्या रहती है, सिमिलर। अगर सिमिलर रहती है तो यूनिवर्सल बोला गया सेल मेम्ब्रेन को। और इसका एक्सेप्शन एक है, और उस एक्सेप्शन का नाम है
आर्की बैक्टीरिया। क्या है बच्चे? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट कंपोनेंट से फॉर्म होती है। जब आपको पढ़ाया जाएगा प्लांट डाइवर्सिटी तो वहां पे आर्की बैक्टीरिया के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन को बोला गया है कि क्वासी फ्लूइड इन नेचर होती है। कैसी होती है? क्वासी फ्लूइड इन नेचर। आप बोलोगे क्वासी फ्लूइड क्या होता है? बच्चों, ना तो सॉलिड हो ना ही लिक्विड हो, अगर बीच की कंडीशन हो तो क्या बोला जाएगा? क्वासी फ्लूइड। क्या सभी ने शहद खाया है? अरे हनी खाया है? क्या वो लिक्विड होता है? क्या वो सॉलिड होता है? क्या बीच की कंडीशन है? क्या सेमी सॉलिड कंडीशन है? तो क्या बोला जाएगा? क्वासी फ्लूइड। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसी रहेगी बच्चे? क्वासी फ्लूइड, यानी ना तो लिक्विड और ना ही सॉलिड है। अरे ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन की अगर नेचर देखी जाए तो सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव परमिएबल। कैसी रहती है? सेलेक्टिव परमिएबल। आप बोलोगे सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है? आप लोगों को वैसे बता रखा है कि अगर कोई मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो इजीली अलाउ करे, लेकिन सोल्यूट है उसका करे सिलेक्शन, यानी उसको चूज करके फिर ही ट्रांसपोर्टेशन करवाए, तो क्या बोला जाएगा? सेलेक्टिव परमिएबल। थोड़ा सा समझा देता हूं। ये आपके सामने मैंने एक मेम्ब्रेन रखी है। क्या रखी है? मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, इधर ही ध्यान रखना। इस मेम्ब्रेन के इस साइड में मैंने रखा है बच्चे NaCl, और यहां पर रखा है शुगर, और ये रखा है वाटर। ये मेम्ब्रेन वाटर है, उस वाटर को बच्चों इजीली जाने दे रही है। शुगर है, उस शुगर को ट्रांसपोर्ट होने दे रही है, लेकिन NaCl को ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रही है। बताइए ये मेम्ब्रेन कैसी है? परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, या सेलेक्टिव परमिएबल है? अरे सभी आंसर दो। कैसे डिसाइड किया आपने? क्योंकि ये NaCl का कर रही है सिलेक्शन, यानी NaCl को नहीं जाने दे रही है, शुगर को जाने दे रही है। हेलो, तो कैसी है? सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल? क्या ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कभी कभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह भी बिहेव कर सकती है? बिल्कुल। कैसे कर सकती है जरा ये भी देख लें। ये बच्चों मेम्ब्रेन है, यही मेम्ब्रेन है, सेम टू सेम यही मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के यहां पे रखा गया NaCl, शुगर रखा गया, और बच्चों रखा गया वाटर। वाटर, इस वाटर को तो इजीली अलाउ कर रही है, शुगर को अलाउ नहीं करी, NaCl को अलाउ नहीं करी। अब बताओ कैसी लग रही है? सेमी परमिएबल। एक्चुअल में ये सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी सेल को इन साइड में NaCl की रिक्वायरमेंट नहीं है, शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रही। अगर नहीं होने दे रही तो हम देखेंगे तो कैसी लगेगी? सेमी परमिएबल, लेकिन एक्चुअल में है क्या? सेलेक्टिव परमिएबल। तो जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के अंदर एक जगह लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, और दूसरी जगह लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है। आप बोलोगे सर ये तो दुविधा वाला हो गया काम। जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन इन नेचर, और एक ऑप्शन है सेलेक्टिव परमिएबल और दूसरा है सेमी परमिएबल, तो फिर क्या टिक करना है? सेलेक्टिव परमिएबल। आंसर तो क्या टिक करना है? सेलेक्टिव परमिएबल। लेकिन बच्चों अगर सेलेक्टिव परमिएबल ऑप्शन में नहीं हो तब क्या करना है? सेमी परमिएबल। कई लोग बोलेंगे सर सेलेक्टिव परमिएबल भी ऑप्शन में, सेमी परमिएबल भी हो, और फिर 1 और 2 बोथ वाला ऑप्शन हो, तो देखो सुनो मेरी बात। क्वेश्चन जो बनाता है वो पढ़ा लिखा इंसान बनाता है, पहला पॉइंट तो ये। जो आप क्वेश्चन बना रहे हो वैसे क्वेश्चन नहीं बनते। बैठ के कई लोग क्वेश्चन बनाते रहे, ऐसा हो गया तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ऐसा हो गया तो इसका आंसर कुछ भी बनता नहीं है। अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन भी नहीं बनाएगा, पढ़ा लिखा इंसान बनाता है। इसलिए कभी भी आपको 1 और 2 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर कोई दे रहा है तो महान आत्मा है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल दोनों में से चूज करना हो मेम्ब्रेन के लिए, तो क्या करना है? सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है जी। और अगर बच्चों सेलेक्टिव परमिएबल ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या करना है? सेमी परमिएबल। ठीक है जी। आगे आगे देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर बच्चों नॉर्मल हम सेल मेम्ब्रेन के, सभी सेल मेम्ब्रेन के अगर
कंपोजिशन निकालें तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रोटीन। क्या देखने जा रहे हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद में लिपिड और लिपिड के बाद में कार्बोहाइड्रेट। यानी सभी मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को ये 3 कंपोनेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले लिपिड का अगर परसेंटेज देखेंगे तो रहेगा 40%। कितना रहता है? 40%। प्रोटीनस प्रोटीन का परसेंटेज रहता है 58 to 59%। और बच्चे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज रहता है 1 to 2%। जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के अंदर जब आप अमाइनो एसिड देखोगे तो मैक्सिमम जो अमाइनो एसिड मिलेंगे वो मिलेंगे आर्जिनिन एंड लाइसिन। यानी आर्जिनिन एंड लाइसिन ज्यादा अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं प्रोटीन के अंदर। आप सभी जानते हो कि अमाइनो एसिड से बनती है प्रोटीन और 20 टाइप के अमाइनो एसिड ही होते हैं। जब अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है तो वो क्या बनाती है? स्पेसिफिक प्रोटीन। यानी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ही डिपेंड करती है कि कौन सी टाइप का प्रोटीन फॉर्म होगा। यस और नो? लेकिन बच्चों अपनी एनसीईआरटी उस एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है उसके बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन आरबीसी सेल की बात कर रखी है। किसकी बात कर रखी है? ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन की। ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको 52% तो मिलेगा प्रोटीन, 40% मिलेगा लिपिड और रिमेनिंग जितना भी बच गया है 8% वो में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। यह आप लोगों को परसेंटेज अच्छे से याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाएगा कि लिपिड कितने परसेंट रहेगा? 40%। प्रोटीन कितने परसेंट रहेगा? 52%। और कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होगा? 8%। अरे ठीक है। और जब हम अभी स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन की तो जो सेल मेम्ब्रेन हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन है। कौन सी है बच्चे? ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। बात आती है कि क्या मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कंपोनेंट वेरी करते हैं? कंपोनेंट वेरी नहीं करते, लेकिन कंपोजिशन वेरी कर सकता है। कंपोजिशन वेरी कैसे कर सकता है? अगर बच्चों नर्व सेल लें और नर्व सेल की अगर सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन के अगर अंदर लिपिड की क्वांटिटी देखें तो लिपिड मिलता है 80%। कितना मिलता है? 80%। अगर 80% लिपिड है तो हम तो बोल रहे हैं लिपिड कितना होना चाहिए? 40%। लेकिन कंपोनेंट आपको सेम मिलेंगे। कंपोनेंट के अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट सेम रहते हैं, लेकिन कंपोजिशन मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है। अरे मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन क्या वेरी करेगा? कंपोजिशन। यानी इनके परसेंटेज है वो परसेंटेज मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट कभी भी वेरी नहीं करेंगे। अरे ठीक है। जब बच्चों यहां पर देखें लिपिड, तो लिपिड के अंदर कौन कौन से लिपिड मिलते हैं? एक लिपिड मिलता है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड और दूसरा लिपिड मिलता है जिसका नाम है कोलेस्टेरॉल। नाम सुना है क्या? दोनों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ रखा है बायोमोलिक्यूल में। मेरे लिए तो काम और भी आसान हो गया। झूठ नहीं बोलना। आप खुद ही बोल रहे हो जेनेटिक्स कंप्लीट हो गई है। आपने खुद नहीं बोला बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया है, तो मैं भी बोलूंगा बायोमोलिक्यूल कंप्लीट है तो फॉस्फोलिपिड कंप्लीट है? मैं पढ़ाऊंगा? किसने बोला ऐसा? बायोमोलिक्यूल मैं कहां से पढ़ाऊंगा? फॉस्फोलिपिड मैं बताऊंगा? चलिए, कौन से सर थे? ठीक है। अगर हम लिपिड देखेंगे, लिपिड के अंदर फॉस्फोलिपिड मिलता है और मिलता है कोलेस्टेरॉल। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। बच्चों फॉस्फोलिपिड और इस फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन हम करते हैं तो सिंपल लिपिड से ही हम फॉस्फोलिपिड बना सकते हैं। सिंपल लिपिड को आप ट्राइग्लिसराइड बोलते हो। यस और नो? सिंपल लिपिड को क्या बोलते हो? ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड के अंदर देखेंगे तो फैटी एसिड के नंबर कितने रहते हैं? 3। जो 3 फैटी एसिड है, ध्यान से सुनते जाना पॉइंट। 3 फैटी एसिड है, उन 3 फैटी एसिड में से 1 फैटी एसिड को रिप्लेस कर दिया जाता है फॉस्फेट से। किसे? फॉस्फेट से। यानी कंपाउंड के अंदर क्या आ गया? फॉस्फेट। जब लिपिड के अंदर फॉस्फेट आ गया तो इस लिपिड को बोला गया फॉस्फोलिपिड। क्या बोला गया? फॉस्फोलिपिड। बच्चों जब फॉस्फोलिपिड देखेंगे
तो फोस्फोलिपिड के अंदर एक तो प्रेजेंट रहता है ग्लिसरॉल। क्या प्रेजेंट रहता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल तो है ही है, साथ में हमने वन फैटी एसिड को रिप्लेस कर दिया है किससे? फॉस्फेट से। तो यहां पर क्या है बच्चे? फॉस्फेट। लेकिन टू फैटी एसिड इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है। तो फोस्फोलिपिड के अंदर आप लोगों को फैटी एसिड कितने मिलेंगे? 2। अरे कितने मिलेंगे बच्चे? 2। अब देखो, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, इसके साथ में बच्चे एक प्रेजेंट रहता है यहां पे नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या प्रेजेंट रहता है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड फोस्फोलिपिड टू फोस्फोलिपिड वेरी करता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी फोस्फोलिपिड होते हैं, और वो फोस्फोलिपिड डिफरेंट टाइप के किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड पे। ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड अगर चेंज हो जाएगा तो फोस्फोलिपिड का टाइप भी फॉर्म चेंज हो जाएगा। अरे ठीक है। अब बच्चों, इसके अंदर फोस्फोलिपिड में 2 पार्ट बताए जाते हैं। एक पार्ट होता है हेड और दूसरा पार्ट होता है टेल। जो हेड, उस हेड के अंदर इंक्लूड किया जाता है ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड। और जो टेल है, उस टेल के अंदर आते हैं फैटी एसिड। क्या आते हैं बच्चे? फैटी एसिड। जो यहां पर नाइट्रोजिनस कंपाउंड, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल रख रहा पार्ट, इसको हमने क्या बोला है? हेड। अरे क्या बोला है? हेड। और इसको क्या बोला है? टेल। जो हेड है, उस हेड की नेचर देखेंगे तो ये बच्चे वाटर लविंग होता है। क्या होता है? वाटर लविंग। अगर वाटर लविंग रहेगा तो क्या मैं हाइड्रोफिलिक बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? हाइड्रोफिलिक। और अगर बच्चे टेल, उस टेल को देखेंगे तो ये वाटर हेटिंग होता है। अगर वाटर हेटिंग होता है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिक। यानी इसको वाटर से रहता है फोबिया, डर। अगर बच्चों फोबिया रहता है तो क्या बोला गया? हाइड्रोफोबिक। बच्चों, जो ये हेड होता है, ये हेड पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर। लेकिन टेल होता है, ये रहता है नॉन पोलर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप की नेचर प्रेजेंट हो और वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है? एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। तो फोस्फोलिपिड है, ये कैसा मॉलिक्यूल है बच्चे? एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर प्रेजेंट है। अरे ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि इसके अंदर फोस्फेट से लेके फैटी एसिड तक इस पार्ट को क्या बोला जाता है? फोस्फेट से लेके फैटी एसिड तक इस पार्ट को बोला जाता है फोस्फेटाइडल। क्या बोला जाता है? फोस्फेटाइडल। फोस्फेटाइडल बोला जाता है। और जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो चेंज होता रहता है। अगर बच्चों नाइट्रोजिनस कंपाउंड सेरीन है, क्या है? सेरीन, तो बोला जाएगा फोस्फेटाइडल सेरीन। क्या बोला जाएगा? फोस्फेटाइडल सेरीन। अगर बच्चों नाइट्रोजिनस कंपाउंड इथेनोलामाइन है, क्या है? इथेनोलामाइन, तो बोला जाएगा फोस्फेटाइडल इथेनोलामाइन। अरे ठीक है। ये फोस्फेटाइडल इथेनोलामाइन क्या है? फोस्फोलिपिड का टाइप है। यानी नाइट्रोजिनस कंपाउंड हम चेंज कर रहे हैं तो क्या बन रहे बच्चे? डिफरेंट टाइप के फोस्फोलिपिड्स। अरे ठीक, बता दिए है मैंने। नहीं बताना चाहिए लेकिन बताया है। एक्चुअल में जो बायोमोलिक्यूल पढ़ाता है उसका काम है। क्लियर कट बोल रहा हूं आपको। आगे फोस्फोलिपिड के बाद में अगर जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल होगा। क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। लेकिन बच्चों यहां पर एक टर्म और आ रही है, फिर आप बोलोगे सर ये नहीं बताया, फैटी एसिड। क्या आ रही है? फैटी एसिड। सुनिए फैटी एसिड के बारे में भी। फैटी एसिड किनको बोला जाता है? कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, और कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन के साथ में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है COOH। कौन सा है? COOH। COH को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है अगर लॉन्ग कार्बन स्केलेटन के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है सेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे को बोला जाता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मैं यहां पर इतना ही बताऊंगा कि सेचुरेटेड फैटी एसिड है वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड इन नेचर होते हैं। जब बच्चों सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल लें तो एग्जांपल रहता है घी, और जब हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल रहता है ऑयल्स। यस और नो? अब बात आती है कि फोस्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं वो कौन से फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं? सेचुरेटेड फैटी एसिड या अनसेचुरेटेड? अगर हम जनरली देखें तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दोनों रखता है फोस्फोलिपिड। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड प्रेजेंट रहते हैं
उन फोस्फोलिपिड के अंदर मेनली आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। क्या मिलता है? मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैंने ये नहीं बोला है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड एब्सेंट होता है, मैंने क्या बोला है? मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कुछ अमाउंट के अंदर मिलेंगे। अरे ठीक है। अगर बच्चों फोस्फोलिपिड और फोस्फोलिपिड के अंदर मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेंगे, तो फोस्फोलिपिड की नेचर कैसी रहेगी? सॉलिड या लिक्विड? लिक्विड। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलने वाला फोस्फोलिपिड है, उसकी नेचर मेनली कैसी रहती है? लिक्विड। अरे ठीक है। फोस्फोलिपिड का एक और नाम है, इसको बोला जाता है फोस्फोग्लिसराइड। क्या बोला जाता है? फोस्फोग्लिसराइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन में यह बोला जाता है कि फोस्फोग्लिसराइड मेन कंपोनेंट किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। कंफ्यूज मत हो जाना, फोस्फोग्लिसराइड अनदर नेम है किसका? फोस्फोलिपिड का। अरे किसका है? फोस्फोलिपिड का। अगर बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड है, और फोस्फोलिपिड के अंदर फैटी एसिड है, और फैटी एसिड के अंदर मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आप तो मुझे बताइए, अगर मैं आगे जाके ये बोलूं आपको कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर लिक्विड है, सेल मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है? लिक्विड। अगर लिक्विड नेचर है, तो सेल मेम्ब्रेन की लिक्विड नेचर को कौन मेंटेन करता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आपको दिया जा रहा है फोस्फोग्लिसराइड। बताओ दोनों में से क्या जाएगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फोस्फोग्लिसराइड? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बच्चे फोस्फोग्लिसराइड तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल का नाम है, और इसमें ये क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसको लिक्विड नेचर कौन दे रहा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या ये अनदर मॉलिक्यूल है, लिक्विड नेचर बना रहे हैं क्या? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे रहा है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की लिक्विड नेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो क्या देना आंसर? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑप्शन में नहीं हो तो तब क्या देना आंसर? फोस्फोलिपिड, या फिर क्या बोल सकते हैं? फोस्फोग्लिसराइड। ठीक है। हेलो। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, ये देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इधर ही ध्यान रखिए सारे बच्चों, ये मैंने फोस्फोलिपिड लिया है, ये फोस्फोलिपिड का हेड है और ये है टेल, ये हेड है और ये है टेल, ऐसे ही अरेंज है ये। और ये सारे बहुत सारे फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज है, वो सिंगल लेयर में है या मल्टी लेयर में? मल्टी लेयर लेयर आपको मैनी नजर आ रही है क्या? जिनके आंखें कमजोर हैं थोड़ा ध्यान रखें, चश्मा वश्मा लगा के रखें। मेरे को तो एक ही लेयर नजर आ रही है फोस्फोलिपिड। ये क्या है बच्चे? हेड। अरे क्या है बच्चे? हेड। और ये क्या है? टेल। यहां पर ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर क्या भरा रहेगा? वाटर। ये बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो यहां पर भी क्या भरा रहेगा? वाटर। यानी ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या चारों तरफ से पानी से घिरे हुए? अरे बोलो। अब देखिए फोस्फोलिपिड का हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक, अभी भी बताया। और टेल कैसा है? हाइड्रोफोबिक। ये बच्चों टेल है, टेल वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन, रिपल्सन। जब रिपल्सन होगा तो ये फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल क्या दूर दूर जाएंगे? और अगर फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो क्या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड की सिंगल लेयर नहीं रख सकते। अगर सिंगल लेयर रखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन क्या है? जो सेल जो फोस्फोलिपिड है, उस फोस्फोलिपिड की टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। अरे ठीक है। तो फिर क्या किया जाए? जो बच्चों फोस्फोलिपिड और फोस्फोलिपिड को अरेंज किया जाए और स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए। स्पेशल अरेंजमेंट मींस जो हेड है उस हेड को रखा जाए आउटसाइड और टेल को रखा जाए इनसाइड। और फोस्फोलिपिड की टोटल जो लेयर है वो कितनी बनाई जाए? 2। अगर 2 लेयर बना दी जाए तो क्या बच्चे बाइलेयर बोला जाएगा? अरे क्या बोला जाएगा? बाइलेयर। अब ध्यान से देखो इधर, ये यहां पर बच्चों इनसाइड क्या प्रेजेंट है? वाटर। और आउटसाइड क्या प्रेजेंट है? वाटर। अब देखिए ये हेड आउटसाइड है और ये भी हेड क्या है? आउटसाइड। हेड और हेड कैसा? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक?
ये बच्चों टेल, उस टेल को कर दिया गया इनसाइड। टेल को कहां रख दिया गया है? इनसाइड। टेल को इनसाइड रख दिया गया। और टेल आप जानते हो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक। अब देखो, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में फॉस्फोलिपिड का कौन सा पार्ट है? हेड या टेल? हेड। अगर वाटर के कांटेक्ट में हाइड्रोफिलिक पार्ट है तो क्या बच्चे रिपल्सन होगा? कोई रिपल्सन नहीं होगा। जो टेल, उस टेल को इनसाइड रख दिया। अगर बच्चों टेल को इनसाइड रख दिया गया तो क्या टेल के कांटेक्ट में वाटर आएगा? नहीं। कहां से आएगा बच्चे? वाटर इधर है, इधर है। टेल को रख दिया गया बीच में। अगर बीच में रख दिया गया टेल को तो बच्चे वाटर टेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर टेल के कांटेक्ट में आएगा तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रिपल्सन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर प्रेजेंट है, सिंगल या टू? टू। तो क्या बाइलेड बोला जाएगा? अरे बोलो। और बाइलेड का अरेंजमेंट भी क्या स्पेशल है? हेड को रखा जाएगा आउटसाइड और टेल को रखा जाएगा इनसाइड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने ही क्वेश्चन पूछ रखा है। एनसीईआरटी बोलती है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और फॉस्फोलिपिड के अंदर टेल को रखा जाता है इनसाइड। वाई? क्या? सब्जी मत बेचो, आराम से एक एक बताओ। हाइड्रोफोबिक नेचर। देखो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या देना है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए टेल को कहां कर दिया गया? इनसाइड। याद रखना है, एक्वस एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए टेल को कहां रखा गया? इनसाइड। और हेड को रख दिया गया आउटसाइड। अरे ठीक है, अच्छे से समझ में तो आ रहा है। अगला पॉइंट, स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करें तो कौन सी सेल मेम्ब्रेन ले, किसकी सेल मेम्ब्रेन ले, यह भी समझना जरूरी है। बच्चों आपके सामने मैंने एक नॉर्मल सेल ली है। कौन सी सेल ली है? नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल लिए तो इस नॉर्मल सेल के अंदर आप लोगों को अदर सेल ऑर्गेनल भी मिलेंगे। जैसे मैंने ये बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को क्या मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। मैंने प्लांट सेल ले ली जैसे माना कि। इसके अलावा बच्चे अदर सेल ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे। और उन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन। और सभी मेम्ब्रेन की नेचर होती है सेम, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और चाहे सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, सभी मेम्ब्रेन की नेचर क्या होती है? सेम। मैंने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए इस सेल के ऊपर डाई अप्लाई की, क्योंकि विदाउट डाई सेल मेम्ब्रेन की स्टडी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन थिन इन नेचर होती है। कैसी होती है? थिन इन नेचर। तो मैंने इसके ऊपर डाई डाली, और जब डाई डाल के थोड़े टाइम में देखा तो क्या बच्चों मेरे को एक ही मेम्ब्रेन विजिबल होगी या मेनी मेम्ब्रेन? मेनी मेम्ब्रेन। कोई एक मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो बहुत सारी मेम्ब्रेन मेरे सामने आ गई। अगर बहुत सारी मेम्ब्रेन मेरे सामने आ गई तो क्या हम एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाएंगे? नहीं। तो नॉर्मल सेल को लेके बच्चे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? बच्चे ह्यूमन आरबीसी ले। क्या ले? ह्यूमन आरबीसी। अगर आरबीसी, उस आरबीसी की सेल ले तो आरबीसी के अंदर भी हम ह्यूमन मेच्योर आरबीसी लेंगे। क्या लेंगे? ह्यूमन मेच्योर आरबीसी। मेच्योर आरबीसी सेल के अंदर क्या होता है? देखिए, जब हम बात करें बच्चों आरबीसी सेल न्यू फॉर्म हो रही है उस टाइम की, तो उस टाइम सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, ईआर गोल्जी बॉडी सारे प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जब वो धीरे धीरे मेच्योर होने लगती है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल हो जाते हैं डिसअपियर। क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे रीजन भी आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करना होता है, और इसके इनसाइड अगर स्पेस नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ये क्या करता है? सेल ऑर्गेनल को डिसअपियर कर देता है। आप बोलोगे डिसअपियर कर देगा तो लिविंग स्टेट में कैसे रहेगा? बच्चों इसकी पहली बात तो लाइफ साइकिल है 120 डेज की होती है। स्टार्टिंग में इतना प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है कि पूरे 120 डेज इसके लिए प्रोटीन की कोई कमी नहीं रहती। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। यस और नो? अब प्रोटीन है, उस प्रोटीन बच्चों इसके अंदर स्टार्टिंग में इतना सिंथेसाइज हो जाता है कि 120 डेज कोई उसके अंदर कमी नहीं रहती है। तो फिर न्यूक्लियस तक ये क्या कर देती है? डिसअपियर।
यानी न्यूक्लियस को भी डिसअपियर कर देती है, और सारे सेल ऑर्गेनल है उनको भी क्या कर देगी, डिसअपियर। अब डिसअपियर कर देगी तो इसके अंदर क्या भरा रहेगा, प्रोटीन। अरे क्या भरा रहेगा, प्रोटीन। सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इसके अराउंड बच्चों सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मैंने इसके ऊपर डाई डाली और डाई डाल के मैंने सेल को देखा तो अपने को क्या एक ही मेम्ब्रेन नजर आएगी, और वो मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए बेस्ट सेल कौन सी है, ह्यूमन मेच्योर आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी भी मत बोल देना, क्या दे बोलना है, ह्यूमन मेच्योर आरबीसी। क्लियर, अच्छे से। अगला पॉइंट बच्चों, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई जब अलग अलग साइंटिस्ट ने की, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। आप लोग बहुत सी चीजें जानते हो, आप लोग बहुत सी चीजें जानते हो क्योंकि मैंने अभी बताई है। उन्हीं चीजों को अभी आपको अप्लाई करना है। जब पुराने टाइम में सेल मेम्ब्रेन की स्टडी चल रही थी तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना बच्चे योगदान दिया, और जब साइंटिस्टों ने काम किया सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के लिए थ्योरीज आई। क्या आई, थ्योरीज। थ्योरीज आई, उन थ्योरीज में से कुछ थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट थ्योरी आती है उसका नाम बच्चे ट्राइलेमिलर मॉडल, जिसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल क्यों बोला गया है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट ये कि सैंडविच मॉडल किसने दिया है, दो साइंटिस्ट ने मिलके, इधर ध्यान रखें प्लीज, दो साइंटिस्टों ने मिलके। एक साइंटिस्ट का नाम है डेवसन और दूसरे का नाम है डेनियली। डेवसन एंड डेनियली ने बोला कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सेम टू सेम सैंडविच जैसी होती है। किसके जैसी होती है, सैंडविच। सुबह सुबह देखो किसकी बात कर दी है, सैंडविच की। आप सभी ने सैंडविच खाया होगा, बनाया भी होगा कभी कभार, तो बनाया ना, ठीक है। जब सैंडविच और सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच के दोनों तरफ लगी रहती है ब्रेड, और बीच में भरा रहता है मिर्च मसाला। यस और नो। अगर बच्चों सैंडविच में देखेंगे तो टोटल लेयर कितनी होगी, 3। अरे कितनी होगी, 3। दोनों तरफ तो दो क्या है, ब्रेड, और बीच में क्या है, मिर्च मसाला। जब 3 लेयर प्रेजेंट थी तो क्या बोला गया, ट्राइलेमिलर मॉडल। क्या बोला गया, ट्राइलेमिलर मॉडल। और डेवसन और डेनियली ने बोला कि जैसे 3 लेयर सैंडविच के अंदर प्रेजेंट है वैसे कि वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कितनी लेयर प्रेजेंट रहते, 3 लेयर। ठीक है जी। अब बच्चों 3 लेयर है तो कैसे है, उन्होंने बोला आउटर साइड में तो प्रेजेंट रहती है प्रोटीन। क्या प्रेजेंट रहती है, प्रोटीन। तो ये तो क्या दिखा रहा हूं बच्चे, प्रोटीन। और उन्होंने ये बोला कि बीच के अंदर प्रेजेंट रहता है फॉस्फोलिपिड, और ये फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहेगा वो कैसे, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, बाइलेयर फॉर्म में। अरे किस फॉर्म में, बाइलेयर। बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो बीच में क्या दिखाई दिया हमने, फॉस्फोलिपिड। और फिर यहां पर और क्या प्रेजेंट रहेगी बच्चे, प्रोटीन। यानी दोनों तरफ तो क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, और बीच में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड। ये बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चे, फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डेवसन एंड डेनियली के अकॉर्डिंग प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा है। प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा है, ध्यान से देखना। क्या ये प्रोटीन है, क्या ये लिपिड है, ये भी क्या लिपिड है, और ये भी क्या। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। तो इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, PLLP। अरे क्या बोला जाता है, PLLP। तो डेवसन एंड डेनियली के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, प्रोटीन दोनों तरफ, बीच में लिपिड। अरे ठीक है बच्चों, डेवसन एंड डेनियली ने एक पॉइंट और बताया। उन्होंने ये बोला कि जब ये प्रोटीन और लिपिड अरेंज रहते हैं तो प्रोटीन और लिपिड के बिटवीन एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और लिपिड और लिपिड लिपिड के जो टेल है इनके बिटवीन भी एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोला जाता है वंडरवॉल फोर्स। क्या बोला जाता है, वंडरवॉल फोर्स। बच्चों डेवसन एंड डेनियली ने एक पॉइंट और बताया, इन प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स के अरेंज होने के बाद में थिकनेस भी बताई इनकी। क्या बताई, थिकनेस। जो प्रोटीन है, प्रोटीन की थिकनेस उन्होंने बताई 20 to 25 एंगस्ट्रॉम। कितनी बताई बच्चे, 20 to 25 एंगस्ट्रॉम।
लिपिडस लिपिड की थिकनेस बताई 30 टू 35 एंगस्ट्रॉम। और बच्चे फिर आ गया प्रोटीन, तो प्रोटीन की कितने बताई 20 टू 25 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ पे 35 टू 50 एंगस्ट्रॉम है, सॉरी कितना है बच्चे 35 टू 50 एंगस्ट्रॉम किसका, फोस्फोलिपिड। अगर टोटल थिकनेस देखेंगे तो 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम, यानी सेल मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस बताई तो कितनी बताइए 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से ये क्लियर होता है कि मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन थिकनेस भी वेरी करता है। किसी मेम्ब्रेन का थिकनेस 75 है तो किसी का 85 भी हो सकता है, किसी का 95 भी हो सकता है, किसी का 90 भी हो सकता है, किसी का 99 भी हो सकता है। तो थिकनेस है वो थिकनेस डेवसन एंड डेनियली के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है बच्चे, वेरी। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, एक पॉइंट, और वो एक पॉइंट कौन सा है, वो ये पॉइंट कि डेवसन एंड डेनियली के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा है बता दोगे, कैसे है, सैंडविच के जैसा। और कैसे बताना है, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, ठीक है जी। अब देखो, जब बच्चों डेवसन और डेनियली ने अच्छा काम किया तो इनके पास भी इनविटेशन जाना जरूरी था, तो इनके पास में भी अदर साइंटिस्टों का इनविटेशन गया। और साइंटिस्टों ने फिर पूछा कि आपने मॉडल तो बहुत अच्छा दिया है, आपने मॉडल तो बहुत अच्छा दिया है, सालों तक लोग आपको याद करेंगे, लेकिन आप तो ये बताइए, आपने बोला है कि इसके अंदर प्रोटीन अरेंज रहता है, लिपिड अरेंज रहता है, क्या सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, दोनों से ये पूछा गया। तो दोनों ने लपक के आंसर दिया यस। तो उन्होंने बोला कि सेलेक्टिव परमिएबल क्यों होती है, रीजन बताइए, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का रीजन बताइए आपको, सेलेक्टिव परमिएबल क्यों होती है तो क्यों होती है। और सेकंड ऑप्शन उनके सामने क्वेश्चन ये रखा कि आप ये बताइए क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी प्रेजेंट रहती है, क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विडिटी प्रेजेंट रहती है, सेल मेम्ब्रेन क्या क्वासी फ्लूइड होती है। तो उन्होंने बोला हाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। तो फिर उनके सामने क्वेश्चन रखा व्हाई। तो बच्चों डेवसन एंड डेनेली दोनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो इस मॉडल को कर दिया गया रिजेक्ट। तो ये सैंडविच मॉडल है, ये सैंडविच मॉडल बच्चों रिजेक्टेड मॉडल है, एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। उसके बाद में एक सन की और एंट्री हुई, और उन सन का नाम है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन है, उस रॉबर्टसन ने मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम बच्चे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर रॉबर्टसन ने बोला कि जितनी भी मेम्ब्रेन होती है उन सभी मेम्ब्रेन की नेचर होती है सेम। ध्यान से सुनना पॉइंट, जितनी भी मेम्ब्रेन होती है उन मेम्ब्रेन की नेचर होती है सेम। और फिर बोला कि ऑल मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली होती है सेम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या होगी सेम। आप सभी जानते हो जिन मेम्ब्रेन का फंक्शन रहेगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का फंक्शन रहेगा, जो बच्चों क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन का फंक्शन है वही माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का फंक्शन रहेगा। तो सभी मेम्ब्रेन फंक्शनली क्या होगी सिमिलर, और स्ट्रक्चर में भी क्या रहेगी सिमिलर, क्योंकि सभी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अरे ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन केमिकली डिफरेंट हो सकती है, यानी कंपोजिशन क्या हो सकता है डिफरेंट। हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन केमिकल कंपोजिशन वेरी करता है। साथ में ही उन्होंने बोला कि थिकनेस भी वेरी करती है, बिल्कुल थिकनेस भी वेरी करती है। डेवसन एंड डेनियली ने पहले ही बता दिया था कि सभी मेम्ब्रेन की थिकनेस सेम नहीं होती। अरे ठीक है, जब बच्चों उन्होंने ये सब कुछ बताया तो उनको भी बुलाया गया कि आप ये बोल रहे हो फालतू की बातें इधर उधर घुमा के, आप ये बताइए कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और आप बोल रहे हो स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर होती है बट डिफरेंट होती है केमिकली एंड थिकनेस में। तो उन्होंने धीरे से बोला कि मेरे मॉडल में सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सिमिलर होगी किसके, ट्राइलेमिलर के। कहने का मतलब सैंडविच मॉडल के जैसे ही मेरे मॉडल के अंदर प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट होगा। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। अरे ठीक है, जब उन्होंने ये बोला कि मेरा मॉडल भी ट्राइलेमिलर मॉडल जैसा ही है,
तुरंत उनके सामने भी दो क्वेश्चन आए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया कि बताइए फ्लूइडिटी का रीजन, और सेकंड क्वेश्चन आया कि बताइए सेलेक्टिव परमिबिलिटी का रीजन। तो बच्चों रॉबर्टसन के भी फ्यूज उड़ गए, वो भी आंसर नहीं कर पाए। जब आंसर नहीं कर पाए तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को भी कर दिया गया रिजेक्ट। तो बच्चे अभी तक दोनों मॉडल बताएं, ये दोनों के दोनों मॉडल है रिजेक्टेड। और इन दोनों मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि फ्लूइडिटी एंड सेलेक्टिव परमिबिलिटी का रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अरे ठीक है। और दोनों मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड एंड प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है? प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। ठीक है जी। टाइम तो नहीं हो गया? हो गया। बेल भी बज गई। बेल का तो बड़ा ध्यान है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में तो आया ना? ऑनलाइन वाले, अरे बच्चों ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल।